दोस्तों, कल दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ वो किसी से देखा नहीं जा रहा था। छात्रों के साथ बर्बरता हुई, पुलिस वालों को भी चोटें आईं, लेकिन हर तरफ बस एक साइड का ही नैरेटिव चल रहा है। पुलिस ने बच्चों पर चलाई लाठी, सरकार तानाशाही कर रही है। लेकिन रुको, क्या आपने दूसरा साइड देखा है? क्या किसी ने यह सोचा कि अगर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? क्या दीपके इसका जिम्मेदार होता? क्या विजेता दहिया इसका जिम्मेदार होता? कि क्या सौरभ दास इसका जिम्मेदार होता? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण? क्या अरविंद केजरीवाल? आज हम बात करेंगे उस पूरे सच की जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमारे पास मिलेगा एक्सक्लूसिव। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको फैक्ट्स दिखाऊंगा, इमोशंस नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं सारांश। आज का मुद्दा है चलो संसद मार्च, जो नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आयोजित हुआ था एक ग्रुप द्वारा जो खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहता है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअली ग्राउंड पर जो चीजें हुई हैं, दिल्ली पुलिस ने जो कदम उठाए हैं वो क्यों जरूरी थे और क्यों एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते हमें भी अपनी राय सोच समझ कर रखनी चाहिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके या जो वीडियोज आ रही हैं उनके इन्फ्लुएंस में अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, नीट पेपर लीक एक जेन्युइन इशू है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है कि छात्रों की डिमांड है। छात्रों का गुस्सा, उनका दर्द, वो सच है, वो असली है। और एक सेंसिटिव सरकार के लिए यह भी जरूरी है कि वो उस दर्द को सुने। छात्रों को इस आंदोलन में काफी तकलीफ हुई, चोटें आईं, ऐसे विजुअल्स आए जंतर मंतर से, ऐसे विजुअल्स आए देश की राजधानी से कि आंखें नम हो गई। उन्हें लाठियां पड़ी, उनके सर फूटे, महिलाओं के साथ भी बर्बरता हुई। आखिर क्या था इसके पीछे का कारण? कौन था? एक ही व्यक्ति था, अभिजीत दीपके और उसके साथी। गुस्सा और गलत तरीका, ये दो अलग चीजें हैं। कल जो हुआ वो सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। फूल लेकर कोई नहीं आया था वहां पे। जंतर मंतर से हजारों लोग निकले और सीधा पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने लगे, बिना किसी ऑथराइज्ड रूट के, बिना प्रॉपर परमिशन के। अब जरा सोचो, पार्लियामेंट जो हमारे देश की सबसे सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग है, जिस पर आतंकवादी हमला भी हो चुका है, तो उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं होगी? अगर वहां बिना परमिशन के एक अनकंट्रोल्ड क्राउड पहुंच जाए तो देश तो बांग्लादेश बन जाएगा, नेपाल बन जाएगा। ऐसे में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के पास क्या ऑप्शन बचता है? पहली बात तो यह कि यह सिर्फ एक लीडरलेस आंदोलन था। जब तुम्हारे दल का नेता ही नहीं है तो तुम्हें राह कौन दिखाएगा? सबने देखा प्रोटेस्ट, सबने देखा वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं, पर उसके अलावा वहां चल क्या रहा था? कभी हिंदू देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बयान, कभी नाच गाना चल रहा है साहब, कभी खाने पीने के भंडारे चल रहे हैं, कभी वो आपका विजेता दहिया शिव का अपमान करता है, प्रेमानंद महाराज जी का अपमान करता है, और कल मार्च वाले दिन मेट्रो पर बर्गर खाता हुआ नजर आता है। जो व्यक्ति इतना बड़ा बना रहा था इन चीजों को, वो आंदोलन में आया ही नहीं, वो संसद मार्च में आया ही नहीं। फैज की बहुत बड़ी बड़ी नज्में हैं, पर एक सिलेक्टिव नज्म की एक सिलेक्टिव लाइन ही क्यों गाई जाती है? बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस प्रोटेस्ट में जो व्यक्ति आया, अपना अपना पर्सनल एजेंडा और पर्सनल प्रोपेगेंडा लेकर आया था। इन सब में शिक्षा बहुत पीछे छूट गई, पेपर लीक बहुत पीछे छूट गया, खाने पीने के भंडारे भी उसी व्यक्ति के सामने चल रहे थे जो 20 दिन से भूखा बैठा था। साथ ही में एक और चीज सोचिए आप, जब दीपके की बारी आई अन्न त्याग करने की, तब उससे 2 दिन भी भूखा नहीं रहा गया। जनाब ने बहाना क्या लगाया कि सोनम जी ने कहा है आप भूख हड़ताल तोड़ दीजिए और संसद मार्च करिए। अरे क्यों भाई, तो आप लीडर थे ना, तो आप किसी और के फैसलों पर क्यों चल रहे हैं? आपका खुद का कोई मत नहीं है क्या? आप में इतना पुरुषार्थ नहीं है कि भूखे रहकर आंदोलन कर सके, हड़ताल कर सके? खैर, चेला सीखता तो गुरु से ही है। जैसे केजरीवाल ने अन्ना का यूज किया था, वैसे ही दीपके ने सोनम का यूज किया। सीजेपी का लीडर अपने लोगों को कंट्रोल करने में इतना असमर्थ था कि हिंसा इतनी बढ़ गई, छात्रों को भड़काया गया, उनसे जानबूझकर हिंसा करवाई गई, और जो भीड़ भी आई थी वो चंद्रशेखर आजाद की थी, लेफ्ट संगठनों की थी, आम आदमी पार्टी की थी, विपक्षी दलों की थी। तुम्हारा अपना क्या अस्तित्व है दीपके? ये जो दिल्ली पुलिस ने किया, बैरिकेडिंग, आयरन गेट्स, फायर टेंडर्स, लेयर्ड सिक्योरिटी, ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं था, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो दुनिया के हर कैपिटल सिटी में फॉलो होता है।
जब पार्लियामेंट या सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के पास अनऑथराइज्ड फ्लाइट इकट्ठी होती है तो ऐसी ही चीजें होती है। वॉशिंगटन डीसी में भी कैपिटल के पास ऐसी ही सिक्योरिटी होती है। लंदन में वेस्टमिंस्टर के अराउंड भी ऐसी ही सिक्योरिटी व्यवस्था होती है। दिल्ली पुलिस को पहले से ही इंटेलिजेंस इनपुट मिल चुका था कि बड़े स्केल पर लोग आने वाले हैं। उन्होंने एडवांस में बैरिकेडिंग की। ये उनकी तैयारी थी, उनका फेलियर नहीं था। जब क्राउड ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की तब सिक्योरिटी गार्डन ब्रेक करने की कोशिश हुई, तभी फोर्स का यूज हुआ। लाठीचार्ज और आंसू गैस कोई पहला स्टेप नहीं था, ये लास्ट ऑप्शन था क्राउड कंट्रोल करने का, जब क्राउड कंट्रोल से बाहर चली गई थी। और यह भी समझना जरूरी है, जब हजारों लोग एक छोटे से कन्फाइंड स्पेस में हो और सिचुएशन बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, लोग एक के ऊपर एक छिड़ने लगे, तब अगर पुलिस कुछ ना करे और कोई स्टैम्पेड हो जाए, फिर उसके बाद वही लोग पुलिस को ब्लेम करने लगेंगे जो आज ब्रुटलिटी बोल रहे हैं पुलिस फोर्स की। ऐसे समय पर पुलिस बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में होती है और फिर भी अपनी ड्यूटी निभाती है। अब बात करते हैं सरकार के रिस्पॉन्स की कि आखिर कोई रिस्पॉन्स आया भी या नहीं आया। क्रिटिक्स कहते हैं कि 1 महीने तक सरकार ने बात नहीं की। बच्चों को मारा गया है, आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे। गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है। और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। लेकिन देखिए, चलो फिर भी मार्च के बाद और मार्च के दौरान ही सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रवक्ताओं से बात करी। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास से बात की गई, आशुतोष रणका से बात की गई, उन्हें मीटिंग के लिए न्योता दिया गया, मीटिंग हुई, उनकी डिमांड्स भी सुनी गई। यह दिखाता है कि सरकार डायलॉग के लिए तैयार है, लेकिन एक प्रॉपर चैनल से डायलॉग होना चाहिए, न कि सड़क पर दबाव से। उसमें सीजेपी ने अपनी 3 मांगे लिख के दी। पहली कि वांगचुक को छोड़ा जाए और उनको अपनी मर्जी के अस्पताल में जाने दिया जाए। दूसरी, प्रधान का इस्तीफा। तीसरी, आत्महत्या करने वाले नीट छात्रों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। और सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक वाला मुद्दा है, उनकी हेल्थ पूरी तरह मॉनिटर हो रही थी अस्पताल में। उनका खुद का लेटर भी रिकॉर्ड में है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी हेल्थ क्वाइट नॉर्मल है। तो यह कहना कि सरकार उन्हें फोर्स कर रही थी, यह सही नहीं हो सकता। दोस्तों, यह भी देखना जरूरी है कि कैसे इस पूरे इवेंट को सोशल मीडिया पर एक तरफ दिखाया गया। सिर्फ वो क्लिप्स वायरल हुई जिसमें पुलिस फोर्स यूज कर रही थी, उन क्लिप्स को कम सर्कुलेट किया गया जिसमें क्राउड बैरिकेड तोड़ रही थी। सेलेक्टिव आउटरीच एक पैटर्न बन चुका है, इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ इमोशनल रील्स देखकर अपना ओपिनियन ना बनाएं। फैक्ट्स देखें, कॉन्टेक्स्ट देखें, तब जज करें। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स का गुस्सा गलत है। नीट पेपर लीक एक जेन्युइन फेलियर है सरकार का, जिसको एड्रेस करना चाहिए। और जो फैमिलीज ने अपने बच्चे खोए हैं, उनके लिए कंपेंसेशन और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पिछले 10 वर्षों में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, एनटीए पूरी तरह से फेल हुआ है, तो धर्मेंद्र प्रधान को सामने आके जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, जब बात आती है नेशनल कैपिटल की, सबसे सेंसिटिव बिल्डिंग की, उसकी सिक्योरिटी की, वहां दिल्ली पुलिस और सरकार का अप्रोच बिल्कुल ठीक था। डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं देती है, डेमोक्रेसी यह भी डिमांड करती है कि हम इंस्टीट्यूशंस का, रूल ऑफ लॉ का रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों, ये आज का एनालिसिस था। हमने दीपिका के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, बिना बायस के, सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया है, हमारा एनालिसिस आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।